ना भाग्य भरोसे बैठकर ना मंदिर मस्जिद जाने से सपने साकार होते हैं शिक्षा को अपनाने से। हेलो दर्शकों, आज हम फिर से एक नए एपिसोड्स के साथ बस एक मिनट कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज हम मौजूद हैं हमारे दीपो के बहुत ही पुराने टीचर ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूट है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है हमारी प्रिंसिपल मैम श्रीमती अर्चना सिंह जी। तो आइए उनसे पूछते हैं इस कॉलेज की क्या विशेषताएं हैं, यहाँ पे जो हमारे जो भविष्य को बनाने वाले टीचर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है उसे किस प्रकार से वे तैयार कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम बस एक मिनट में। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो कॉलेज है, ये जो इंस्टीट्यूट है, इसका क्या इतिहास रहा है ये, और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं आप उसे किस प्रकार से तैयार कर रहे हैं हमारे भविष्य को बनाने में। पहले तो मैं इस इंस्टीट्यूट के बारे में बताना चाहती हूँ। ये टीटीआई के रूप में जाना जाता था। ये 1958 में ये इस्टेब्लिश हुआ था और पहले ये बॉयज़ स्कूल के कैंपस में हुआ करता था। 2000 से यहाँ पे ये फंक्शनल हुआ है और नए नाम से डॉक्टर एस राधाकृष्णन डाइट के नाम से। और यहाँ हर साल 66 स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है और फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर मिला के 132 बच्चे हमारे ट्रेनिंग्स जो टीचर्स ट्रेनिंग हैं वो यहाँ पर ट्रेंड होते हैं और भविष्य में टीचर बनने के लिए वो आगे जाते हैं। और वैसे तो पता है आप सबको कि शिक्षक का अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल होता है समाज के लिए, और शिक्षक बनने वाले बच्चों के साथ अगर हम काम करते हैं तो वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। तो हर पहलू में हम लोग उस तरह से बच्चों को तैयार करना चाहते हैं जो आगे एक अच्छे शिक्षक बन सकें और समाज में अपना एक योगदान दे सकें, जिससे हमारे समाज में बहुत बड़ा क्रांति ला सकें। थैंक यू मैम। तो आगे हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप जिसे पढ़ा रहे हैं वे हमारे देश के भविष्य को साकार करेंगे, यानी ये जो शिक्षक हैं ये दूसरे बच्चे को पढ़ाएंगे। तो इलेक्शन का माहौल चल रहा है, जितने भी हमने अभी जाना है कि फ्रेश वोटर्स है 18+ हैं आपके पास जो स्टूडेंट्स हैं, तो उन्हें आप इलेक्शंस को जो अपकमिंग जो इलेक्शंस है उसे लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं कि ये खुद भी वोट करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। इन बच्चों को काफ़ी जागरूक किया जा रहा है। अभी 2 दिन पहले भी हमारे बच्चों ने एक नुक्कड़ नाटक किया था अवेयरनेस के लिए, और ये खुद भी जागरूक हैं। और इनको इस तरह से हम लोग तैयार करते हैं कि एक हमारा जो बहुत बड़ा प्रजातांत्रिक लोकतंत्र है हमारा, और उसमें ये अपना पार्टिसिपेट करें और इस चीज़ को वो देखें कि उनके लिए हमारे देश के लिए क्या अच्छा है, उनके लिए क्या अच्छा है, उसको सोच समझकर ये वोट दें और दूसरों को भी उसके लिए जागरूक करें। थैंक यू मैम। तो दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र, सबसे बड़ा लोकतंत्र, उसमें शामिल होने के लिए हमारे होनहार यहाँ पे स्टूडेंट मौजूद है। तो आप सभी का भी मैं हमारे कार्यक्रम बस एक मिनट में स्वागत करता हूँ। हमारा कार्यक्रम का नाम एक बार ज़ोर से कहिएगा, बस एक मिनट। जी हाँ, बस एक मिनट। जैसा कि आप सभी को पता है 2024 का लोकसभा इलेक्शन आने ही वाला है, कुछ ही दिनों बाद ये होने वाला है। और आज हम यहाँ पर आए हुए हैं आप सभी से सरल से कुछ सवाल लेकर के, जिसके जवाब आप हमें देंगे। तो हम लगातार जो 3 प्रश्नों के जवाब देंगे उन्हें हम हमारे इलेक्शन कमीशन की ओर से बहुत ही प्यारा सा एक तोहफा भी भेंट करेंगे। और कुछ नियम कुछ इस प्रकार है, इस जो क्विज़ कंपटीशन है, यदि किसी को भी उस प्रश्न का उत्तर मालूम है तो वे प्लीज़ अपने हाथ को खड़े करेंगे, हम उनके पास जाएंगे, अपना माइक सेट ले करके उनसे पूछेंगे। यदि लगातार कोई भी स्टूडेंट 3 प्रश्नों का सही उत्तर देता है तो उसे हम अपनी तरफ से एक गिफ्ट मुहैया करवाएंगे। और आप सभी के लिए प्रश्न को देने के लिए, उत्तर देने के लिए 2 लाइफलाइन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। या तो आप यहीं पर मौजूद किसी भी फ्रेंड की सहायता ले सकते हैं, और दूसरा लाइफलाइन है कि आप फ़ोन ए फ्रेंड भी कर सकते हैं। यदि आपके पास मोबाइल मौजूद ना हो और आपको मोबाइल नंबर याद हो तो हम सीधी उनसे बात कराएंगे आपको मोबाइल फ़ोन पर। तो आप सब तैयार है ये कार्यक्रम को शुरुआत करने के लिए? तो पहला प्रश्न ये सबको मालूम होना चाहिए, बहुत ही सरल प्रश्न है। पहला प्रश्न आप सभी के लिए, जिसे भी मालूम है वे अपने हैंड रेस करेंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उनकी तरफ से 4 डिजिट का एक टोल फ्री नंबर दिया गया है
जिसमें आप अपनी कोई भी इलेक्शन से रिलेटेड शंकाएं हैं उसे दूर करने के लिए कभी भी कॉल कर सकते हैं। क्या आप सभी को ये टोल फ्री नंबर मालूम है? किन्हें मालूम है? सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। सबको नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका है। प्रियंका जी, तो क्या आप जानते हैं हमारे पहले प्रश्न का उत्तर? जी सर, आंसर 1950। 1950, क्या ये सही उत्तर है? ये बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां प्रियंका जी के लिए। बहुत खूब, ये होनहार टीचर्स बनेंगे हमारे जाके कि पहले ही अटेम्प्ट में बिल्कुल सही उत्तर दिया है प्रियंका जी। तो प्रियंका जी, आप कौन सी ईयर की छात्रा हैं? सर मैं सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। सेकेंड ईयर की छात्रा, यानी फाइनल ईयर जिसे भी हम कह सकते हैं। तो आप कहाँ की रहने वाली है? पोर्ट ब्लेयर लंबा लाइन से। लंबा लाइन की रहने वाली है। तो ये जो कार्य आपने चुना है, ये जो फील्ड आपने चुना है, बहुत ही नोबल फील्ड है कि जाकर छोटे बच्चों को पढ़ाना, और छोटे बच्चों को पढ़ाना कोई सरल कार्य नहीं है। तो क्या आप उसके लिए बिल्कुल तैयार है, छोटे बच्चे को, शरारती को झेलते हुए उसे पढ़ाना, उसे सिखाना? यस सर, किड्स होंगे तो शरारत होंगे ही। तो एज आई एम गोइंग टू बिकम अ टीचर, आई फील वेरी प्राउड कि मैं उन बच्चों का माइंड को शेप अप करूँगी फॉर देयर फ्यूचर। थैंक यू सर। ठीक है, चलिए अब पूछते हैं प्रियंका जी से दूसरा प्रश्न। तो आपके लिए दूसरा प्रश्न है कि जो रीजनल पार्टी होती है, क्षेत्र पार्टी होती है, और जो नेशनल पार्टी है, उसे डिक्लेयर कौन करता है कि यह नेशनल पार्टी है या रीजनल पार्टी का जो दर्जा है उसे कौन देते हैं? ये कार्य किसके जिम्मेदारी होती है? कौन सी कमीशन है जो ये कार्य करती है? इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन, ये बिल्कुल सही उत्तर दिया है। किसी भी पार्टी को क्षेत्र पार्टी यानी रीजनल पार्टी या नेशनल पार्टी का दर्जा लेना है तो उनकी जो अनुमति है, उनकी जो वैधता है, ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास है। तो आइए प्रियंका जी से और दो शब्द पूछते हैं कि इलेक्शन, ये आपका पहला मत रहेगा 2024 का? जी सर। तो आप पूरे तैयार हैं इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए? जी सर। तो आप, ऐसा लग रहा है सबसे छोटी लग रही है यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं। तो आप अपने जो युवा मित्र हैं, आपके जो क्लासमेट्स हैं, और साथ ही साथ हमारे जो व्यूवर्स हैं जो देख रहे हैं आपको, उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं इलेक्शंस को लेकर? सर आज सबको पता है हमारे ये जो देश है डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो एज अ लीडर, मतलब एज अ लीडर बनने के लिए सबसे पहले जो लीडर्स हैं उनको लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए, जिसका मतलब ये है कि उनके पास पेशेंस होना चाहिए, पीपल का प्रॉब्लम्स को देखे और उनका इश्यूज़ को सॉल्व करे। सब बोल रहे हैं कि लीडर्स का मतलब ये नहीं होना कि सिर्फ डेवलपमेंट में ही वो काम करे। मैं यह चाहती हूँ कि उनका कंट्रीब्यूशन इरेडिकेशन ऑफ सोशल लेवल्स में भी होना चाहिए। थैंक यू सर। बहुत ही अच्छी जानकारी दी है, जोरदार तालियां इनके लिए कि मात्र विकास के ऊपर ही ध्यान ना दे, वे पूरे समाज को देखे और सभी दिशा में कार्य करे। ये लीडर को चुनने की विशेषताएं बताई गई है। तो दो प्रश्नों का आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। यदि आप हमारे इस तीसरे प्रश्न का भी उत्तर देते हैं तो आप हमारे आज के पहले लकी विनर बन जाएंगे। तो आज का हमारे तीसरा प्रश्न है कि किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा लेने के लिए, यानी जो क्षेत्र पार्टी, रीजनल पार्टीज़ होती हैं, उन्हें नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या विशेषताएं होनी चाहिए? या ऐसा कह सकते हैं कि उनकी जो सरकारें हैं कम से कम कितने क्षेत्रों में, कितने स्टेट्स में होनी चाहिए? हेल्प ले लो। हाँ, आप अपने लाइफलाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपके किसी मित्र की सहायता लेना चाहते हैं तो उसे भी आप ले सकते हैं। सर के माइक, सर थ्रू सर। हाँ, सर से भी आप हेल्प ले सकते हैं। राजेंद्रन सर। राजेंद्रन सर से। राजेंद्र सर, प्लीज़ कम फॉरवर्ड। सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम बस एक मिनट में। राजेंद्र सर, आप यहाँ पर किस विषय में शिक्षा दे रहे हैं? ईवीएस सोशल का सर। ईवीएस सोशल का। आपके जो होनहार छात्र हैं, क्या ये तैयार हैं हमारे जो अपकमिंग जनरल इलेक्शन है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए? सर एकदम तैयार है सर बच्चे। ये तो हम भी देख रहे हैं कि मैम ने भी कहा है कि यहाँ पर नुक्कड़ नाटक भी की गई है और अब भी इन्हें अवेयर करवा रहे हैं। तो आप अपने स्टूडेंट्स को क्या संदेश देना चाहते हैं इलेक्शंस के रिगार्डिंग? सबका अधिकार है कि हमें वोट देना है। सबसे पहले हम अपना देश का डेवलप के लिए अपना अधिकार का जब तक हम प्रयोग नहीं करेंगे, देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए हम अपना वोट देने का सबसे पहले अधिकार वोट दे के उसके बाद में अपना जो राइट है, जो भी है, वो मांगने के भी अधिकार हम रखते हैं। बिल्कुल सही कहा। पहले अपने मत का इस्तेमाल करिए, उसके बाद आपकी जो समस्याएं हैं, आपकी जो मांग है, उसे आप रखिए।
तो आइए राजेंद्र सर, ये जो लाइफलाइन इस्तेमाल किया है हमारी प्रियंका जी ने, उनके लिए प्रश्न था, क्या आप समझाना चाहेंगे सर को प्रश्न? तो प्रश्न ये रहा कि हमारा कि किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा लेने के लिए कम से कम कितने स्टेट में उसकी सरकारी होनी चाहिए, क्या विशेषताएं होनी चाहिए? उनको 6% का प्रतिशत का वोट लिया होना चाहिए सर, 6%। जी नहीं सर, ये बिल्कुल सही उत्तर नहीं है। उन्हें मिनिमम कुछ स्टेट्स में उनकी सरकारें होनी चाहिए, जो रीजनल पार्टीज़ हैं उन्हें अगर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा लेना चाहते हैं। 3 स्टेट में होना चाहिए सर। जी नहीं, ये थोड़ा सा आप करीब पहुँचे मगर ये गलत उत्तर है। तो दूसरा लाइफलाइन भी है आपके पास, आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अभिषेक। किन से? अभिषेक जी, अभिषेक से सहायता लेना चाहते हैं। तो अभिषेक जी, आप दोनों क्लासमेट हैं, तो आपसे सहायता की पुकार लगाई है। हमारा प्रश्न ये है कि किसी भी नेशनल पार्टी का दर्जा लेने के लिए उनका जो सरकार है कितने स्टेट में होनी चाहिए, मिनिमम कितने स्टेट्स में? सर 4 स्टेट्स में होना चाहिए। क्या ये सही है? आपको लग रहा है ये सही है प्रियंका जी? ये बिल्कुल सही उत्तर दिया है। किसी भी पार्टी को, रीजनल पार्टी हो या कोई अन्य पार्टी हो, उसे यदि हमारा नेशनल पार्टी का दर्जा हासिल करना है तो मिनिमम 4 स्टेट्स में उसकी सरकारें होनी चाहिए। तो बिल्कुल सही उत्तर दिया, तो आप जा सकते हैं सर। तो प्रियंका जी, कैसा लग रहा है? आप हमारे आज के पहले लकी विजेता बने हैं। थैंक यू सर, पहला बात तो, और इस अवेयरनेस का एक पार्ट होके मुझे बहुत खुश हुई। बिल्कुल सही कहा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और उसी के तहत हम ये कार्यक्रम चला रहे हैं, एक अवेयरनेस कार्यक्रम इलेक्शंस को लेकर, और उसका एक छोटा सा हिस्सा आप बन के प्राउड फील कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बहुत ही सही कहा है। तो प्रियंका जी ने 3 प्रश्नों का बिल्कुल सही उत्तर दिया, आपने दोनों लाइफलाइन का भी इस्तेमाल किया है और पूरे विवेक के साथ उत्तर दिया है। तो आइए ये पेश करते हैं बहुत ही प्यारा सा सुबनिया, जो कि पेश किया जा रहा है चुनाव आयोग की ओर से। बहुत बहुत बधाई आपको। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पीछे मौजूद है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जो स्टैचू है, और ये कॉलेज भी उसी के नाम से रखा गया है। तो आइए जानते हैं कि हमारे जो छात्र छात्राएं हैं हमें क्या बताते हैं हमारे डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी के बारे में। तो कौन कहना चाहेगा इस कॉलेज के बारे में, और हमारे जो इस कॉलेज के जो नाम जिससे रखी गई है हमारे राधाकृष्णन जी के बारे में कौन बताना चाहेगा? तो आइए जानते हैं इस कॉलेज की विशेषताएं और जो नाम रखा गया है डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी के बारे में। तो सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम राहुल लाल शर्मा है और मैं यहाँ का एक छात्र हूँ। मैं सेकेंड ईयर DLED में पढ़ता हूँ, और आज मैं आपको सब राधाकृष्णन जी के बारे में बताने जा रहा हूँ। उन्होंने हमारे जो टीचर्स हैं उनके लिए बहुत कुछ किया है। इसी के बारे में जो आज जो टीचर्स, हमारी जो ज़िंदगी है, जो अच्छी ज़िंदगी सारे टीचर्स जी रहे हैं, हमारा जो शिक्षा क्षेत्र में जो विकास हुआ है, वो सब जो सिर्फ राधाकृष्णन की वजह से उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसी कारण जो सारे अध्यापक व अध्यापिकाएं उसे बहुत ही सम्मान देते हैं, तथा वो राधाकृष्णन जी के नाम पर ये कॉलेज रखा गया है। बिल्कुल सही बताया है और विस्तार से बताया है। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप देखते रहिए हमारा कार्यक्रम बस 1 मिनट। हमारा अगला प्रश्न है, हमारे चुनाव में जो बहुमत होता है, मेजॉरिटी, ये वर्ड, ये शब्द आपने सुना है? आप सभी ने बहुमत, मेजॉरिटी जो सुना होगा, हर इलेक्शन में आता है। तो बहुमत और जो मेजॉरिटी है उसका क्या सही अर्थ क्या है? आपने सुना होगा कि ये सरकार बहुमत से जीत हासिल की है, मेजॉरिटी से इन्होंने जीत हासिल की है। तो बहुमत का सही अर्थ क्या है? बहुमत किसे कहते हैं? कोई बताना चाहेगा इस प्रश्न का सही उत्तर? जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। आयुष टोप्पो। आयुष टोप्पो जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बातू बस्ती। बातू बस्ती, हमारे द्वीप के रहने वाले। आप कौन से ईयर के छात्र? सेकेंड ईयर के छात्र। सेकेंड ईयर के। तो पहले तो आप हमें ये बताइएगा कि ये जो विषय है, ये जो टीचर का जो ट्रेनिंग आपने लेना शुरू किया है, आपके मन में कहाँ से आया कि आप टीचर ट्रेनिंग करेंगे? इसके अलावा भी 12 के बाद बहुत सारे कोर्स है, हमारे पास पॉलीटेक्निक है, जैनाराम कॉलेज है, एनकॉल कॉलेज है, बहुत सारे कॉलेज है, बहुत सारे फील्ड है। तो आपने टीचर लाइन को ही, टीचिंग लाइन को ही क्यों चुना? सर, हमारी फैमिली में आज से सिर्फ मेरी मम्मी टीचर है, तो कहीं ना कहीं उनका भी इन्फ्लुएंस रहा है मुझे इस लाइन पे भेजने का। और जब मैं यहाँ पर आया था मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं था, बट 1 साल होने के बाद मुझे पता चला है कि मैं भी एक अच्छा टीचर बन सकता हूँ और बच्चों को शेप कर सकता हूँ, उनके माइंड को, उन्हें अच्छे से पढ़ा सकता हूँ और एक
अच्छा सिटीज़न बनने में हेल्प कर सकता हूँ उन्हें। जी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माता पिता के बाद टीचर ही एक मार्गदर्शक होते हैं, मगर पहला जो मार्गदर्शक होता है वे हमारे माता पिता होते हैं। तो अपनी माँ से प्रेरित होकर हमारे इस स्टूडेंट ने हमारी टीचिंग लाइन को चुना है, तो ज़ोरदार तालियां इनके लिए कि बहुत ही नोबल वर्क इन्होंने चुना है, नोबल फील्ड चुना है। तो प्रश्न ये था हमारा कि बहुमत किसे कहते हैं? सर, बहुमत का सही अर्थ अगर हम देखें तो होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ वोट्स किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर मिलती है तो उसे हम मेजॉरिटी कहते हैं। तो अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मैक्सिमम नंबर ऑफ़ वोट्स मिलता है तो वो एक एरिया पे या फिर एक जगह पे विन जीत जाती है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ वोट से। इसे थोड़ा सा और विस्तार करिए। मैक्सिमम नंबर्स ऑफ वोट यानी आप मानकर चलिए कि हमारे पास 100 सीटें हैं, तो किसी को बहुमत लेना है तो कितने सीटें उन्हें हासिल करनी होगी? ऑलमोस्ट 75 से 80%। जी नहीं, आपने मैक्सिमम वोट कहा है, ये बिल्कुल सही है, परंतु मेजॉरिटी का जो एग्जैक्ट जो मायने हैं वे आपने अभी तक नहीं बताया है हमें। क्या और आप इसके अलावा और ट्राई करना चाहेंगे या फिर लाइफलाइन का इस्तेमाल करेंगे? लाइफलाइन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आप किससे सहायता लेना चाहेंगे? मेरे दोस्तों से। लेकिन से नाम बताइएगा। अविनाश जी। अविनाश जी, आपका भी स्वागत है। आप इनके बेस्ट फ्रेंड हैं। यस सर। तो क्या आपको मालूम है इस प्रश्न का उत्तर? यस सर, मुझे लगता है कि मेरा आंसर सही होगा। जो मेजॉरिटी वोटिंग है शायद से 100 में 60 से 90 वोट्स, 50% से ज़्यादा वोट्स हैं से मेजॉरिटी सीट मिलते हैं। ये बिल्कुल सही कहा। मेजॉरिटी का मायने है मोर देन 50%, यानी आप मान के चलिए हमारे पास 100 सीटें हैं, आपने 51 भी लिया है, आपको 60-80 जाने की आवश्यकता नहीं है। 51 यानी 50 से अधिक, 50% से अधिक आपने वोट हासिल किए, सीट हासिल किए, तो उसे कहते हैं मेजॉरिटी। बिल्कुल सही कहा, आप जा सकते हैं। तो आइए आगे आपसे बात करते हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि आपके घर में आपकी माताजी टीचर रह चुकी है, क्या रिटायर्ड हो चुकी है? नहीं, इन सर्विस है। इन सर्विस। कहाँ पे पोस्टेड है अभी? मंगलूटान स्कूल, GMS मंगलूटान। तो आपके अलावा आपके घर में आपके और भाई, आपकी बहनें हैं? जी, मेरे 2 भाई हैं। आपसे बड़े भैया? आपसे छोटे हैं। तो वे स्कूलिंग ले रहे हैं या फिर हो गई है उसके स्कूलिंग? कौन से स्कूल में? सेंट मेरीज बंदोबस्त। तो उनके मन में क्या है कि वे भी टीचर बनना चाहते हैं कि और कोई फील्ड चुनना चाहते हैं? उनसे कभी जब मेरा इंटरेक्शन होता है तो वे कहते हैं उन्हें कभी डॉक्टर बनना है, कभी लॉयर बनना है, या फिर वे अपना या कुछ करना चाहते हैं, उन्हें आर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो कहीं ना कहीं ये फील होता है कि अभी उनके माइंड इतना सेट नहीं है, तो जैसे जैसे उनका डेवलपमेंट होगा, वो बड़े होंगे तो उन्हें पता चल जाएगा या फिर वो समझ जाएंगे उन्हें किस फील्ड में इंटरेस्ट है। बिल्कुल सही। डॉक्टर भी एक अच्छा फील्ड है या इंजीनियर भी एक अच्छा फील्ड है। तो यानी आप उन्हें पढ़ाते हैं, घर जाकर समझाते हैं? जी, मैं पढ़ाता हूँ, उन्हें समझाता भी हूँ। और यहाँ पे जो मैं सीख के जाता हूँ और जो हमारे टीचर्स बताते कि बच्चों को ऐसे पढ़ाना होता है और कैसे वो रिएक्ट करेंगे किसी भी सवाल पे, कुछ भी चीज़ समझाने से पहले वो कैसे रिएक्ट करेंगे, तो मुझे पता चल जाता है कि वो क्या पूछने वाले हो, क्या डाउट मुझे पूछने वाले। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ कि कहीं मैं सीख कर आया था और आज मैं वो चीज़ ट्राई कर पा रहा हूँ अपने भाइयों पर, तो वो अच्छा लगता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आइए आपके लिए रखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। आपके लिए दूसरा प्रश्न ये है कि चीफ इलेक्शन कमीशन, ये आपने सुना होगा, इलेक्शन के दौरान भी, इससे पहले भी कई बार सुना होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो कार्यकाल होता है, टेन्योर होता है, कितने वर्षों का होता है? 5 ईयर्स। जी नहीं, ये 5 ईयर्स का नहीं होता है, 6 ईयर्स होता है। 6 ईयर का है दूसरे गेसिंग के साथ। क्या ये सही है, आप लोगों को लग रहा है? किन किन को लग रहा है कि ये सही उत्तर है? बहुत खूब, ये बिल्कुल सही उत्तर है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो कार्यकाल होता है, टेन्योर होता है, 6 वर्षों का होता है। और मैक्सिमम एज कितनी होती है? 65 ईयर्स। बिल्कुल सही कहा, या तो 6 ईयर्स का कार्यकाल होता है या फिर 65 ईयर्स। जो पहले आ जाए उसकी जो कार्य है वहाँ पर समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो बिल्कुल सही उत्तर दिया है 2 प्रश्नों का लाजवाब तरीके से। तो आइए आपसे पूछते हैं तीसरा प्रश्न। यदि इसका भी सही उत्तर देते हैं तो आप भी हमारे आज के लकी विजेता बन जाएंगे। जब ईवीएम मशीन से वोटिंग होती है तो वीवीपैट एक यूनिट होता है उसका, ये आपने सुना होगा। तो वीवीपैट का जो आप बता सकते हैं, वीवीपैट का
इस्तेमाल क्यों होता है, उसमें जो पर्ची आती है उसका साइज़ क्या होता है, मतलब वीवीपैट के बारे में थोड़ा सा आप बताइए, क्या है वो यूनिट? जैसे कि हम जानते हैं कि इलेक्शन के दौरान हर पॉलिटिकल पार्टी को उनका एक इलेक्शन सिंबल मिलता है, वही इलेक्शन सिंबल ईवीएम मशीन पर भी होता है और उसमें बटन्स होते हैं, हमें बटन दबाने पड़ते हैं। तो जब कोई भी कोई भी वोटर जब बटन दबाता है तो वीवीपैट पे एक पेपर चिट जैसी चीज़ आती है और वोटर उससे ये इंश्योर कर सकता है कि उसने सही बटन दबाया है, उसका वोट सही कास्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो वीवीपैट का काम ये होता है। बिल्कुल सही बताया है, बहुत ही लाजवाब, बिल्कुल सही, बहुत ही अच्छी जानकारी दी है, लाजवाब तरीके से वीवीपैट को विस्तार से बताया है कि आप जो ईवीएम मशीन में जो बटन दबाते हैं किसी भी उम्मीदवार के निशान पर या नाम पर, तो उसकी पर्ची कट के ये आपको खुद को जो एप्लीकेंट है, जो वोटर्स है, उनको इंश्योर करने के लिए वीवीपैट लगाया गया है। छोटी सी पर्ची आती है, उसमें से आपको दिखाई देता है कि आपने किसको बटन दबाया और सही जगह पर गया है या नहीं, फिर वो उस डब्बी के भीतर जमे हो जाती है। बिल्कुल सही कहा। तो आयुष जी ने भी हमें 3 प्रश्नों का बिल्कुल सही उत्तर दिया है, अपने विवेक का इस्तेमाल किया, लाइफलाइन को भी चुना है और इसे हमारी जो चुनाव आयोग की ओर से इन्हें भी बहुत ही प्यारा सा एक तोहफा हम भेंट कर रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन आयुष जी। तो दर्शकों, आप देखते रहिए हमारा कार्यक्रम बस 1 मिनट। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप सभी के लिए अगला प्रश्न ये है कि जब लोकसभा का जो मेंबर है, जो भी कैंडिडेट है, जीत जाता है तो उन्हें जो शपथ है, ओथ है, कौन दिलाता है? आपको पता होगा कि कोई भी कार्य को आप शुरू करने से पहले, चाहे वो गवर्नमेंट सर्वेंट हो, सभी को एक शपथ दिलाई जाती है। वो जो ओथ है कौन दिलाते हैं? क्या किसी को मालूम है इस प्रश्न का सही उत्तर? जो जीता हुआ लोकसभा का मेंबर होता है, वे जब संसद के सदस्य बन जाते हैं तो उन्हें शपथ कौन दिलाता है? उनके कार्य को शुरू करने से पहले ओथ कौन दिलाता है? कोई बता पाएगा इस प्रश्न का उत्तर? क्या कोई देना चाहेगा इस प्रश्न का उत्तर? कोई गेसिंग? आप बता पाएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर? श्योर नहीं है पर एक गेस करना चाहता हूँ, प्रेसिडेंट। नहीं, ये गलत उत्तर है। तो आप दूसरा गैस भी कर सकते हैं या फिर अपने जो लाइफलाइन है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सर लाइफलाइन का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। आप किसकी मदद लेना चाहेंगे? एलन मूर्ति सर। मूर्ति सर प्लीज़ सामने आ जाइएगा। मूर्ति सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम बस 1 मिनट में। तो आप पहले ये बताइएगा कि आप किस विषय में यहाँ पर पढ़ा रहे हैं हमारे जो स्टूडेंट्स? मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। तो आप मैथमेटिक्स के टीचर हैं, तो आप तो काफ़ी होनहार हैं, यानी आप ज़रूर बता पाएंगे शायद इस प्रश्न का उत्तर। फील्ड में मुझे कोई जानकारी नहीं है, फिर भी मैं प्रयास करूँगा। ऐसा है कि जो भी जिस क्षेत्र में एमपी अगर जीतते हैं तो उनको शायद गवर्नर जो है, जो गवर्नर होता है वो शपथ दिलाते हैं। गवर्नर जी नहीं, गवर्नर नहीं दिलाता है, ये लोकसभा के भीतर ही कोई दिलाता है। उसे क्या कहते हैं, कौन दिलाता है? स्पीकर, जो स्पीकर होता है वो दिलाता है। वो स्पीकर, उस स्पीकर को क्या कहते हैं? आपने सही कहा है, स्पीकर दिलाता है। उस स्पीकर को क्या कहते हैं? क्या स्पीकर कहते हैं? तो ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा सर। जैसा कि हमने कहा, मैथमेटिक्स के टीचर हैं, ज़रूर मालूम होगा। बिल्कुल सही इस्तेमाल किया अपने विवेक का। जो लोकसभा का जीता हुआ जो प्रतिनिधित्व होता है, उन्हें जो शपथ दिलाता है, ओथ दिलाता है स्पीकर, जिसे कहते हैं प्रो टर्म स्पीकर, जो अपॉइंट किया जाता है हमारे प्रेसिडेंट की ओर से। इसका मीनिंग ये है कि कुछ समय के लिए ही वो स्पीकर को नियुक्त किया जाता है। जब नई लोकसभा का गठन होता है तब कुछ समय के लिए इस स्पीकर को उस थोड़ा से समय के लिए कार्यकाल को चलाने के लिए जो लोकसभा है और शपथ दिलाने के लिए नए जो लोकसभा मेंबर आते हैं उन्हें शपथ दिलाने के लिए उनको नियुक्त किया जाता है। प्रो टर्म स्पीकर क्या कहते हैं उन्हें? प्रो टर्म, यानी कुछ समय के लिए, निश्चित समय के लिए, निश्चित काल के लिए एक स्पीकर को अपॉइंट किया जाता है हमारे प्रेसिडेंट की ओर से। तो बिल्कुल सही उत्तर सर, आप जा सकते हैं सर। जी, आप अपना नाम बताइएगा। अविनाश टोप्पो। अविनाश टोप्पो जी, आपने अपने सर को जो इस्तेमाल किया है लाइफलाइन का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। तो आप हमें बताइएगा कि अपने युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं वोटिंग को लेकर, कि वे खुद भी वोट करें और दूसरे आसपास को भी कैसे वे एनकरेज करें वोटिंग के लिए?
मैं युवाओं को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जब उनका आयु वोट देने के तब हो जाए तो उन्हें कोई भी अच्छे मतलब अपना वोटिंग अपने जो नाम को इलेक्शन कमीशन द्वारा रजिस्टर कराना चाहिए और अपना एक वोटर आईडी कार्ड बनाना चाहिए, तभी वो इस गणतंत्र के कार्यक्रम में अपना हिस्सा दे पाएंगे। तो यही मेरा उनके एक संदेश है। बिल्कुल सही कहा। तो जैसे कि आपने कहा, चलिए उससे ही एक प्रश्न को लेते हैं। नए जो वोटर्स है उसे वोटिंग लिस्ट में अपना नाम को एंट्री करवाने के लिए कौन से फॉर्म को फिल किया जाता है? वोटर्स फॉर्म को कुछ नंबर में बांटा गया है, तो कौन से नंबर का फॉर्म फिल किया जाता है? जो नए वोटर्स का जो नेम सर 6 नंबर, फॉर्म नंबर 6। क्या ये सही है आपके नज़रिए से, ये जो प्रश्न का उत्तर दिया है? ये बिल्कुल सही, श्योर रहिए, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। नए वोटर्स का नाम जो वोटर लिस्ट है उसमें शामिल करने के लिए फॉर्म 6 को भरा जाता है। बिल्कुल सही जवाब दिया है। ये आपको मालूम था कि आपने गेस किया है? नहीं सर, मतलब कहीं ना कहीं मालूम था, क्योंकि हमारे यहाँ में जब हमारे जो काउंसलर थे उन्होंने आकर पूछा था कि किसका एज 18+ हो गया, तब उन्होंने बताया था कि आप सबको फॉर्म नंबर 6 दिया जाएगा, उसे भरकर मुझे दीजिए, तो वो कहीं ना कहीं याद था। बिल्कुल सही कहा। तो आइए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा और सरल सा प्रश्न है, यदि आप वोटिंग करने जाते हैं पोलिंग स्टेशन, पोलिंग बूथ पे, वहाँ पर ईवीएम मशीन के अंदर कुछ खराबी आपको लगती है आप वोटिंग करते वक्त, तो उसकी सूचना आप किसे देंगे वहाँ पर? बूथ लेवल ऑफिसर, जो वहाँ पर ऑफिसर होगा। जी नहीं, उस जो पोलिंग स्टेशन है उसका हेड कौन रहेगा, किसे आप देंगे? बहुत सारे ऑफिशियल्स वहाँ पे बैठे होंगे, परंतु उस पोलिंग स्टेशन का जो हेड रहेगा उसे ही आप देंगे। उसे क्या कहते हैं, किसे आप सूचित करेंगे कि ये खराबी हुई है, मैंने जब बटन दबाया तो ऐसा हुआ, जो भी? वहाँ में जो ऑफिस हेड ऑफिसर है उसके मतलब उसे क्या कहते हैं? आगे जाकर जब आप एक पोस्ट को होल्ड करेंगे तो आप भी उस पोस्ट के तरफ बढ़ सकते हैं, आपको भी वो भार दिया जा सकता है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से। सर मतलब नहीं आ रहा दिमाग। आपके अंदर ये काबिलियत है, आप ज़रूर ये बोल सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर। लाइफलाइन भी है आपके पास, आप उसे फिर से एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। सर लाइफलाइन का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। ठीक है, आप किससे मदद लेना चाहेंगे? अपने टीचर्स से। जी, किन से आप नाम बताएंगे? सुधा मैम से। सुजा मैम जी, सुजा मैम जी प्लीज़ कम फॉरवर्ड मैम। तो सुजा मैम, सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम बस 1 मिनट में। तो पहले तो आप ये बताइएगा कि आप कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स? मैं यहाँ बच्चों को इंग्लिश पढ़ाती है। इंग्लिश में 2 पेपर्स है, LPEL दैट इज़ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का ऊपर है, एंड द अदर इज़ कंटेंट बेस्ड पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। दिस 2 पेपर्स आई टेक फॉर देम। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुजा मैम नहीं, डॉक्टर सुजा मैम कहते हैं, नहीं तो ज़ोरदार तालियां। क्या मैं सही हूँ डॉक्टर सुजा कामत जी? तो आप एक प्रकार से ऐसा लग रहा है कि एक हमारे स्टूडेंट्स के बीच में काफ़ी चर्चित है, बहुचर्चित है, सबकी फेवरेट है। तो प्रश्न आपने सुना है, तो आपके स्टूडेंट्स ने आपसे मदद की पुकार लगाई है। प्रश्न ये है, इलेक्शन के दौरान या वोटिंग के दौरान आप कह सकते हैं पोलिंग स्टेशन में, आप बखूबी जानते होंगे इस प्रश्न का उत्तर, पोलिंग स्टेशन में जब कोई भी जो वोटर्स है वोटिंग डालने जाता है, ईवीएम मशीन में कोई भी तकनीकी खराबी आती है तो उसकी सूचना सबसे पहले किसे देनी चाहिए? द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। आपने सुना जी, जो पीठासीन अधिकारी होती है प्रिसाइडिंग ऑफिसर को ही सबसे पहले सूचना दी जाती है कि ये तकनीकी खराबी हुई है, तो वे आगे जाकर उसका सलूशन निकालते हैं। तो मैम के लिए तो ज़ोरदार तालियां बननी चाहिए। तो अविनाश जी ने भी 3 प्रश्नों का बिल्कुल सही उत्तर दिया है, अपने टीचर्स की मदद लेते हुए लाइफलाइन का इस्तेमाल किया है। तो आइए उसे भी पेश करते हैं, बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा एक तोहफा जो कि चुनाव आयोग की ओर से दिया जा रहा है अविनाश जी को। बहुत बहुत बधाई आपको। कल का हमारा सवाल था, भारतीय राज्यों में कितने ऐसे राज्य हैं जिनमें केवल 1 लोकसभा सीट है और उनके नाम क्या है? How many Indian states have only 1 Lok Sabha seat and what are their names? और इसका सही उत्तर है 3 राज्य जिनके नाम है मिजोरम,
नागालैंड और सिक्किम। हमने हमारे दर्शकों से राज्यों का नाम पूछा था, लेकिन कई दर्शकों ने हमें यूनियन टेरिटरीज के नाम भी बताए हैं। तो इसका सही उत्तर देने वालों का नाम है रमेश बाबू, धर्मराज और सफिया। आज का हमारा प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के प्रथम सांसद का नाम क्या है? Who is the first member of Parliament of Andaman and Nicobar Islands? और इस सवाल का जवाब आप दे सकते हैं हमारे दूरदर्शन पोर्ट ब्लेयर के YouTube चैनल पर, जिसमें हमारा कार्यक्रम हर शाम आता है, और इस सवाल का जवाब आप हमारे इस WhatsApp नंबर पर भी मैसेज करके दे सकते हैं। तो दर्शकों, देखते रहिए जो हमारा ये कार्यक्रम है बस एक मिनट। और इस बार का जो जनरल इलेक्शन है 2024 का, जो लोकसभा इलेक्शन है, अब बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लीजिए और हमारे जो भारत के लोकतंत्र हैं उसे जिताइएगा। तो आइए लेते हैं आप सभी से विदा। और जाने से पहले मैं फिर से एक बार हमारे जितने भी होनहार स्टूडेंट्स हैं और साथ ही साथ हमारे जितने भी टीचर्स हैं, सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ बस एक मिनट कार्यक्रम में। धन्यवाद।